सॉल्ट यानी कि लवण। अब हम कैसे पहचानते हैं कि कोई चीज़ लवण है या नहीं, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में अभी बताने वाला हूँ। आपको याद रखना है कि जो क्षारक होते हैं वो धातु के साथ ज़्यादातर अभिक्रिया करते ही नहीं, बहुत सारे नहीं करते हैं, ठीक है। तो सभी धातुएं क्षारकों के साथ अभिक्रिया करेंगी ही नहीं। ये देखो यहाँ पे आपने सर्फ या साबुन ऐसा कुछ घोल रखा है, ठीक है, साबुन का विलयन है। अब क्या होगा, जो गैस यहाँ से निकलेगी ना, वो यहाँ से रिलीज होते हुए बुलबुले में कैद हो जाएगी। ये Cl2 बना प्लस में H2 बना। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि CuCl2 का कलर हरा नीला होता है, ये याद रखना, काम आएगा आपके। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2, जो कि है चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, है ना। लेक्चर नंबर 2 का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि लेक्चर 1 अपलोड इससे पहले हो चुका है, तो पहले आप वो देख लेना, फिर आप लेक्चर नंबर 2 ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे, जो हो सकता है कि इस लेक्चर को समझने के लिए ज़रूरी हो, ठीक है, इसलिए आप उसको देख लेना। फिलहाल लेक्चर नंबर 2 जो हम आज देखने वाले हैं, इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की, ठीक है। तो मतलब लेक्चर नंबर 2 जो ये रहने वाला है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्लास 10th लेवल पे आपको पढ़नी है, वो सभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी अपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उन पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे क्लास 10th लेवल में पढ़नी है वो ये है कि अगर कोई अम्ल, ठीक है, खास करके तनु अम्ल, है ना, अभी यहाँ पे कंसंट्रेटेड की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई तनु अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो दो चीज़ें बनाता है मेनली। पहला है एक सॉल्ट यानी कि लवण बनाएगा, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, याद रखना है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसकी टेस्टिंग क्या है, कैसे पता लगता है कि हमें कि हाइड्रोजन गैस ही होगी, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखना कि तनु अम्ल किसी धातु के साथ अगर अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो पहली चीज़ क्या बन रही है, एक सॉल्ट यानी कि लवण, और दूसरा क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। जैसे, है ना, एक बात मान के चलना कि जितने भी मैंने यहाँ पर, है ना, अम्ल लिए हैं ये सभी तनु हैं, ठीक। अब यहाँ पे H2SO4, है ना, ये एक एसिड है, अम्ल है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जिंक यानी कि धातु है ना। जिंक क्या है, धातु है सर, जिंक क्या है, एक धातु का एग्जाम्पल है, ठीक है। और H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, ये एक अम्ल है। और जो भी अम्ल हमने लिया है ये तनुकृत क्या हुआ है, आप यूँ लिख लो चाहो तो, है ना, ये तनु अम्ल है। अब जब ये रिएक्शन हुई तो दो चीज़ें बनी, जिंक सल्फेट और H2, ठीक है। तो ये जो जिंक सल्फेट है ना सर, ये क्या चीज़ है, ये है एक सॉल्ट यानी कि लवण। अब हम कैसे पहचानते हैं कि कोई चीज़ लवण है या नहीं, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में अभी बताने वाला हूँ, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहो कि कोई कंपाउंड लवण है या नहीं, हमें पता कैसे लग रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है, याद रखना, ये किस फॉर्म में है, गैसियस। हालांकि मैं यहाँ पे फॉर्म अभी नहीं लिख रहा, है ना, बहुत सारा घिचपिच जाता है, बट याद रखना ये H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक, गैसियस फॉर्म में है ये। अब देखो यार, ऐसे यहाँ पर देख लो, HCl है, जिंक से रिएक्शन किया, ठीक है, तो यहाँ पे ZnCl2 बना जो कि एक लवण है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। यहाँ पे आप देखोगे अगर ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करे तो फिर से AlCl3 बनता है जो कि एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो मतलब आपको याद ये रखना है सर यहाँ पे कि अगर कोई अम्ल, है ना, धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपको पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है, केमिकल प्रॉपर्टी या फिर रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे अगर हम चलें तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी है, या फिर अगर वो हाइड्रोजन गैस है ना, हमसे पूछा है कि कंफर्म करके बताओ कि जो गैस थी हाइड्रोजन ही थी, कैसे कंफर्म करोगे। तो आपको याद रखना है कि अगर हाइड्रोजन गैस के पास कोई जलती हुई वस्तु लाई जाए तो वो फट फट की आवाज़ के साथ जलती है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉप साउंड के साथ जलती है, हिंदी में बोलते हैं फट फट की आवाज़ ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको एक सेटअप करना पड़ेगा, ताकि जो गैस रिलीज हो रही है, ऐसा तो नहीं होगा कि भैया देखो जैसे मेरे हाथ में क्या है ना, लिखने के लिए मेरे पास पेन है ये, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये है, मैंने इसको जाकर देख लिया भाई ये कहाँ पे है, लेकिन ऐसे गैस थोड़ी नजर आएगी मुझे कि भाई हाइड्रोजन गैस कहाँ पे है, मैं ऐसे देखूंगा अच्छा ये रही, यहाँ पे माचिस ले जाऊँगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो फिर मैं पता कैसे करूँगा कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कहाँ पे है, और मैं कहाँ पे मोमबत्ती या फिर माचिस जो भी है लगाऊँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये रिएक्शन हो रही है कुछ ऐसा सेटअप करो कि यहाँ से देखो ये पाइप के थ्रू गैस को ले जाओ एक सोप सोल्यूशन में। देखो यहाँ पे आपने सर्फ या साबुन ऐसा कुछ घोल रखा है, ठीक है, साबुन का विलयन है। अब क्या होगा, जो गैस यहाँ से निकलेगी ना, वो यहाँ से रिलीज होते हुए बुलबुले में कैद हो जाएगी। ये जो सोप सोल्यूशन है इसका एक बुलबुला बन जाएगा। अब आपको कंफर्म पता है कि यार आपको हाइड्रोजन गैस भले ना दिख रही हो, बुलबुला तो दिख रहा है, और बुलबुले में वही गैस है जो यहाँ से रिलीज हुई है,
ठीक है, अब हमें कंफर्म करना है कि ये अगर हाइड्रोजन गैस है तो हम क्या बोलेंगे कि यार देखो अगर हाइड्रोजन गैस होती है ना तो उसकी एक खास बात क्या है कि अगर जलते हुए मोमबत्ती या कुछ ऐसा ले जाओ उसके पास तो वो फट फट के साउंड के साथ जलती है। तो आप इसके सामने जलते हुए मोमबत्ती ले जाओ, ये है ना, छोटे छोटे धमाकों के साथ, बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के धमाकों के साथ जलेगी, फट फट के ध्वनि के साथ जलेगी, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गैस के पास एक जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती ले गए हम, और हमने क्या देखा कि भाई अगर ये पॉप साउंड, इंग्लिश में बोलते हैं पॉप साउंड, हिंदी में बोलते हैं फट फट की आवाज़ के साथ अगर ये जल रही है तो कंफर्म हो जाता है कि जो ये गैस है ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कई बार पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे साबुन का विलेन क्यों लिया गया, रिएक्शन में तो इसका कोई काम नहीं था, है ना, यहाँ पे तो कहीं साबुन के विलेन की बात नहीं की गई, तो साबुन का विलेन सिर्फ इसलिए ले गया ताकि बुलबुले बन सके और हमें गैस को लोकेट करने में आसानी हो कि भाई देखो ये जो गैस निकली वो कहाँ पे है। नहीं तो अगर ऐसे ही निकलेगी ना गैस तो तुरंत वो हवा में मिक्स हो जाएगी, एक्सपेरिमेंट इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अब क्योंकि बुलबुले के अंदर वही गैस है जो यहाँ से निकली है तो वो एक जगह कंसनट्रेटेड है सारी गैस, है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट अब ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। बात समझ में आ गई कि साबुन का खोल यहाँ पे क्यों लिया जाता है। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो है ना, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 2009, ये मत सोचना इतना पुराने क्वेश्चन क्यों उठा रहा हूँ, अभी भी यार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं इस टॉपिक पे, है ना, चाहे 2024, 25 की बात कर लो, 22 की बात कर लो, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो बस मैंने ये रख दिया था कि PYQ में, है ना, आपको दिखे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और मुक्त होने वाली गैस का परीक्षण आप कैसे करेंगे, है ना। अब आपने पढ़ रखा है, ये तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस है, बट अगर मान लो, है ना, आपको करना हो तो, है ना, ज़्यादातर डाउट अगर आपको आ रहा है कि कहीं हाइड्रोजन तो नहीं है तो आप क्या करोगे, आप जलती हुई माचिस की तीली लेके जाओगे, अगर ये पॉप ध्वनि के साथ जल रही है तो कंफर्म हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है, जो भी हमने पढ़ा है ना, वही आंसर देना था। अगला क्या है, अगला क्या है कि जब तनु अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, तो ये तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब जलती हुई मोमबत्ती को इस गैस के पास लाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने भी आपको जो चीज़ें बताई अगर आपने ध्यान दिया है तो समझ में आ गया होगा कि भैया हाइड्रोजन गैस निकलती है और जब जलती हुई मोमबत्ती उसके पास ले जाते हैं तो ये पॉप ध्वनि के साथ या फिर फट फट की आवाज़ के साथ जलने लगती है। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, और अब देखो यार ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कई बार पूछते हैं कि यार कंपाउंड तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं या देखे हैं, है ना, बट हमें पता कैसे लग रहा है कि कोई कंपाउंड यानी कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो लवण है कि नहीं है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब देखो यार कोई कंपाउंड यानी यौगिक लवण है कि नहीं उसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे, है ना, बहुत सिंपल सा एक तरीका है। आप पहले डेफिनेशन देखो, जो सॉल्ट होता है यानी लवण होता है ये वह यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु द्वारा विस्थापित करने से बनता है ना, जिसमें ऋणायन और धनायन दोनों पाए जाए। समझ में आ गया। मतलब क्या है सर कि आपने कोई अम्ल लिया, उसको किसी धातु से रिएक्ट कराया, अम्ल के अंदर जो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस कर दिया धातु ने और एक कंपाउंड बनाया, वो कंपाउंड में धनायन ऋणायन दोनों होंगे तो वो लवण कहलाएगा। लेकिन आपको बस ध्यान ये देना है कि भाई जो यहाँ पे धन आयन है या फिर जो ऋण आयन है ना, उसमें ये बात होनी चाहिए कि H+ के अलावा कम से कम एक धन आयन होना चाहिए और OH- के अलावा कम से कम एक ऋण आयन होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाऊं, इसमें मैं आपको बोलूँ कि भाई इनमें से कौन सा सॉल्ट है यानी लवण है पहचानो। जैसे पहला एग्जांपल NaCl, हालांकि आपको पता होगा ये कॉमन सॉल्ट है सबसे, है ना, कॉमन चीज़ जो आप पढ़ते हो लवण के बारे में। देखो यहाँ पे आप यूँ सोच लो कि पॉजिटिव चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज वाला क्या बनेगा, तो Na+Cl, मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ, है ना, ये जो चीज़ें बनेंगी। अब ये जो है ये धनायन है, ये जो है ये ऋणायन है। मैंने आपको क्या कहा कि अगर उस कंपाउंड में, है ना, उस कंपाउंड में OH, है ना, नेगेटिव और H पॉजिटिव के अलावा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है तो पक्की बात है कि वो सॉल्ट ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो गया Na+, जाहिर सी बात है H+ के अलावा कुछ बन रहा है प्लस का और OH- के अलावा कुछ बन रहा है माइनस का, तो मतलब क्या है ये सॉल्ट है ना। और ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, धातु को अगर आप अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, डिपेंड करता है आपने कौन सी धातु लिया, कौन सा एसिड लिया। ये देखो NaHSO4 है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये NaHSO4 है ना अम्ल है क्या, इससे पहले जो हमने देखा था NaCl ये अम्ल है, ठीक है ना, ये जो है ये अम्ल है। अगर आपसे कोई पूछे NaHSO4 तो यार देखो यार NaHSO4 इसमें से क्या क्या धनायन ऋणायन निकल सकते हैं। देखो इसमें Na पॉजिटिव मिल सकता है, H पॉजिटिव मिल सकता है, SO4 2 नेगेटिव मिल सकता है, यही मिल सकता है ना। धनायन ऋणायन तो दोनों ही है, लेकिन मैंने क्या कहा
हमें H प्लस के अलावा कुछ मिलना चाहिए था प्लस का, तो ठीक है मिल रहा है ना। और OH माइनस के अलावा कुछ नेगेटिव मिलना था, मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी सॉल्ट है ना, ये भी सॉल्ट है। अगर आपसे कोई पूछे HCl है क्या, HCl सॉल्ट है क्या, तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख लूँ HCl तो इसमें H प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, है ना। OH नेगेटिव के अलावा कुछ नेगेटिव मिलना चाहिए था, मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव मिलना चाहिए हमें वो H प्लस के अलावा कुछ मिलना चाहिए। H प्लस होना हो लेकिन H प्लस के अलावा कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो H प्लस के अलावा कुछ पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि ये सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्ट नहीं है, ये लवण नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये जो है ये लवण नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि NaOH लवण है क्या, है ना, NaOH की अगर मैं बात करूँ तो यार देखो यहाँ पे क्या पॉजिटिव मिल सकता है मुझे, इसको ब्रेक करने के बाद Na प्लस मिल सकता है, OH माइनस मिल सकता है। H प्लस के अलावा कुछ पॉजिटिव तो ठीक है, लेकिन OH नेगेटिव के अलावा कुछ ऋणात्मक दिख रहा है क्या? OH नेगेटिव के अलावा कम से कम एक रहना चाहिए, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा भाई, तो मतलब क्या ये सॉल्ट नहीं है ना। अब ये डेफिनेशन जो है ये काम चल जाता है अपना क्लास 10th लेवल पे पहचानने में, है ना। तो इतना आगे आप एडवांस में पढ़ोगे, लेकिन इतना भी पहले, है ना, बेसिक पहचानने के लिए सीख लो। ZnSO4 है ना। अब ZnSO4 है सर अपने पास, तो यार देखो क्या है कि यहाँ पे मुझे Zn2 पॉजिटिव मिल सकता है, SO4 2 नेगेटिव मिल सकता है ना। H प्लस के अलावा कोई पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, हाँ ठीक है। OH नेगेटिव के अलावा भी कुछ मिल रहा है क्या, हाँ। तो क्या मतलब हुआ कि यार ये सॉल्ट है ना, ये भी सॉल्ट है। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो यार ये देख लो, ये सब आपको अगर बेसिक पहचानना भी आ गया ना, तो कम से कम कंफ्यूज तो नहीं होगे बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। अब देखो अगला, है ना। अब आपने क्या सीख लिया, दो चीज़ें सीख ली। पहला क्या कि यार देखो धातु किसी अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा और कौन सी गैस निकालेगा और उस गैस की पहचान कैसे करेंगे, पहली चीज़ आपने सीखी। दूसरी चीज़ आपने क्या सीखी कि सर अगर हमें पहचानना हो कि सॉल्ट यानी कि लवण कोई कंपाउंड है कि नहीं, तो हम बेसिक तो पहचान ही लेंगे अब जो क्लास 10th लेवल पे है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं धातुओं की क्षारकों के साथ अभिक्रिया, है ना। धातु किसी क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो क्षारक होते हैं वो धातु के साथ ज़्यादातर अभिक्रिया करते ही नहीं है, बहुत सारे नहीं करते हैं, ठीक है। तो सभी धातुएं क्षारकों के साथ अभिक्रिया करेंगी ही नहीं, ठीक है। कुछ जो करेंगी वो वैसा ही कुछ कंपाउंड बनाएंगी जैसा अभी हमने देखा था अम्ल वाले केस में, ठीक है। यानी कि ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे NaOH और जिंक, ये क्या है, OH नेगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, ये एक क्षारक है और ये एक धातु है ना। तो ये क्या बन गया, एक सॉल्ट बन गया, और यहाँ क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से देखो ये क्षारक है, ये धातु है, ये एक सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस मिल गई। बात समझ में आई। अच्छा, ये वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभिक्रियाएं, ध्यान से देखना। इसमें आपको पहले ये वर्ड इक्वेशन याद कर लेनी है कि मेनली रूल क्या है ना। नियम ये है कि सर धातु का चाहे कार्बोनेट आप ले लो या फिर किसी धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो। कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो M कोई धातु है ना, तो उसके साथ आपको CO3 नजर आएगा। डिपेंड करता है कि धातु पे चार्ज के हिसाब से 1 2 3 जो भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या है कि कोई धातु होगी और HCO3 के साथ होगी, है ना। M फॉर मेटल धातु, है ना, H हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये सिर्फ कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पे M के पास 1 2 3 क्या आएगा वो डिपेंड करता है भैया उसकी वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है। लेकिन आपको याद रखना है कि धातु का कार्बोनेट होगा, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, या फिर इनमें से कुछ भी हो, दोनों एक जैसा रिजल्ट देते हैं। क्या रिजल्ट देते हैं सर, ठीक है, कि अगर ये किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करे तो लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे और पानी बनाएंगे। क्या क्या चीज़ें बनाएंगे, 3 चीज़ बनाएंगे। क्या क्या, एक सॉल्ट यानी कि लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देख लो, सोडियम एक धातु होता है और ये कार्बोनेट है सोडियम का, यानी सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धातु का कार्बोनेट है ये। जबकि यहाँ पर देखोगे जो सोडियम यानी कि धातु है उसका ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। मतलब यहाँ पे धातु का कार्बोनेट है, धातु है सोडियम इस केस में, और यहाँ पर धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इस केस में भी सोडियम ही धातु है ना। जो एग्जाम्पल लिए, अब दोनों ही एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, देखो एक जैसा रिजल्ट देंगे, है ना। NaCl बना जो कि एक लवण है ना, NaCl बना जो कि क्या है, एक लवण है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और जल बन रहा है। बात समझ में आई। यहाँ पर भी आप देखो NaCl बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और जल बन रहा है। हालांकि जब इनको बैलेंस करेंगे तो, है ना, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट अभी बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा मैं। अभी मेरा मेन मकसद क्या है कि आपके दिमाग में एक रफ आइडिया लगे, रफली दिमाग में छप जाए कि यार देखो धातु का कार्बोनेट हुआ या फिर धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ, अगर ये अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ें बन रही है, लवण,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी यानी कि जल H2O। ठीक है, यहाँ तक बात अगर क्लियर है आपको, ठीक है, यहाँ तक, एक मिनट रुक जाओ, मैंने साउंड रिकॉर्ड करना शुरू किया कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो और एग्जांपल आप देख लो, है ना। ये क्या है भाई, मैग्नीशियम क्या है, धातु, तो MgCO3 क्या हो गया, मैग्नीशियम का कार्बोनेट यानी धातु का कार्बोनेट। H2SO4 एक एसिड होता है, अम्ल होता है, तो ये MgSO4 जो कि लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड पानी। ठीक है, इसी तरह से ये रिएक्शन भी आप देख सकते हैं यार। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और पानी मिलेगा। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आई है तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर खास बात क्या है, देखो अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जो हम आगे अभी ये पढ़ने वाले हैं। यही वाली स्लाइड क्यों लगाई, क्योंकि देखो इसमें ना मेन चीज़ जो पूछी जाती है क्लास 10th लेवल पे वो है कि जो गैस रिलीज हो रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, जिससे हम पहचान लेंगे कि जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, देखो, है ना। तो वो क्या चीज़ है ना, और उसी के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सर कि जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाएगा तो वो दूधिया हो जाएगा, और अगर एक्सेस मात्रा में यानी दूधिया हो गया फिर आप और कार्बन डाइऑक्साइड दिए जा रहे हो उसे, फिर से वो दूधिया रंग गायब हो जाएगा। और इसी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, आप देख लेना, कभी ना कभी आपके टीचर्स आपसे हो सकता है क्लास में पूछ लें, या फिर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख जाए, अभी जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड टर्म में दिख जाए, फाइनल में दिख जाए, बट ये क्वेश्चन आपको दिखेगा जरूर। क्लास 10th में हो तो एक ना एक बार इसका सामना करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो और इसको चूने के पानी, ये है चूने का पानी भाई, है ना, ये क्या है, ये है चूने का पानी। ठीक है, ये है चूने का पानी, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी इसको पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में अगर प्रवाहित की गई तो होगा क्या, असलियत में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और इसी का कलर होता है दूधिया। इसी का कलर क्या होता है सर, इसी का कलर होता है दूधिया, है ना, और पानी बनता है। तो होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाएगा तो दूधिया कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण कि जो वो पानी का कलर है वो हमें दूधिया नजर आने लग जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ अच्छे से पढ़ लेना जब मैं नोट्स दूंगा ये PDF में, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी यानी कि CaOH से प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। ठीक है, क्लियर होगी बात? लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड और गुजारते से ये चीज़ बन गई है, अब इसमें आप और दिए जा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, तब क्या होगा, ये चूने का पानी जो दूधिया कलर था वो गायब हो जाएगा। एक मिनट आराम बंद कर दूँ। ठीक है, तो यहीं पे वही चीज़ मैंने आगे लिखी है। ठीक है, वही चीज़ मैंने आगे लिखी है कि हालांकि जब इस घोल से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता को गुजारा जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड दिए जा रहे हो तो दूधियापन चला जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? देखो होगा क्या कि यार आपने ये रिएक्शन कराई, जो भी चीज़ है उसके अंदर आपको कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे भाई किसी बीकर वगैरह में ही कराओगे भाई, किसी बर्तन में तो कराओगे, यहीं पे आपने, है ना, ये और ये रिएक्शन कराया था, फाइनली क्या बन गया होगा, ये और ये, यानी कि अब जो ये चीज़ है ना इसके पास CaCO3 है ना, तभी तो दूधिया हुआ है। अब इसमें आप और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोगे, यानी कि जो CaCO3 इसके अंदर बैठा हुआ है ना, CaCO3 इसको और पानी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, पानी तो खैर उसके अंदर है ही, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दे रहा आप, तो होगा क्या, यहाँ पे CaHCO3 टॉइस ये बन जाएगा सर। ठीक है, और ये जो कलर होता है इसका कलर क्या होता है, ये रंगहीन होता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऐसा रंगहीन कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, बनने के कारण होता है। ये जो है ना इसको हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, याद रखना। ये रंगहीन होता है सर, है ना, कलर वगैरह याद रखना भाई, केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलर का। ठीक है, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब ये जो चीज़ दूधिया कलर की दिख रही थी आपको, है ना, ये जो चीज़ दूधिया कलर की दिख रही थी आपको, अपने एक्सेस अमाउंट में और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दी, है ना, रिएक्शन करके क्या बन गया, CaSO3 ट्वाइस, है ना, जो कि रंगहीन कलर का होता है, इसलिए वो कलर फिर से गायब हो जाता है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो और आगे चलते हैं। अब क्या है कि भाई अम्ल और क्षारक अगर आपस में विक्रिया करें तो क्या होगा, ये रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ी हुई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, जैसे NaOH एक क्षारक है, HCl अम्ल है, ये NaCl यानी कि सॉल्ट या लवण बनाएंगे,
और पानी निकलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये अम्ल है, सॉरी क्षारक है, और ये HCl अम्ल है। ये बनाएंगे CaCl2 और पानी, यानी कि ये लवण है और ये पानी। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई बात, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है जिसमें एक क्षारक एक अम्ल मिलकर लवण और पानी बनाए, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करने की ट्राई करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करने का सोचते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो याद रखना, जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, उन क्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बात हो गई इतनी। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे कि किसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, साथ में बोलेंगे कुछ उदाहरण दे दो, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, इस अभिक्रिया का क्या नाम है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो गई बात इतनी। अच्छा, अगला कि अगर धातु के ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ रिएक्शन करे तब क्या होगा। तो जो धातु के साथ धातु ऑक्साइड है ना, ये अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कुछ वैसा ही होगा जैसा उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्षारक और अम्ल आपस में रिएक्ट कर रहे थे। असलियत में क्या होगा, यहाँ पे अम्ल है और ये क्या है, जो भी है ये क्षारक की तरह बिहेव करता है। धातु का ऑक्साइड क्षारक की तरह ही बिहेव कर सकता है, जैसे क्षारक और अम्ल लवण और जल बना रहे थे वैसे ही ये, है ना। हालांकि कुछ ऐसे होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, है ना, बट ज़्यादातर धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड अम्ल रिएक्शन करके लवण और जल बना देंगे सर, है ना। जैसे धातु का ऑक्साइड है कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और ये HCl है, तो ये धातु का ऑक्साइड और ये अम्ल है, रिएक्शन करे CuCl2 बना प्लस में H2 बना। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि CuCl2 का कलर हरा नीला होता है, ये याद रखना, काम आएगा आपके, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर असलियत में होता क्या है, यहाँ पर जो विलयन है, विलयन मतलब भाई आपने, है ना, किसी विलयन में ये बर्तन के अंदर ही तो रिएक्शन करा है इनका, ठीक है, इसका रंग बदलकर नीला हरा हो जाता है। अब पूछते हैं कि भाई जब कॉपर ऑक्साइड में Cl के साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है तो विलयन का रंग नीला हरा क्यों हो जाता है। ऐसा CuCl2 बनने के कारण होता है, क्योंकि इसका कलर ही ये होता है, हरा नीला। आगे बात समझ में। आपको क्या याद रखना है कि अधिकतर धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि आपने भी पढ़ा था अम्ल के साथ अगर क्षार रिएक्शन करे तब ये बनता है, लेकिन यहाँ पे अम्ल के साथ धातु का ऑक्साइड रिएक्शन कर रही है तब ये बन रहा है, इसका मतलब ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये उभयधर्मी होते हैं, मतलब अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूछा गया है कई बार कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, कि नहीं दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दे दो। तो आपको याद रखना है कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। और धातु के ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अगला है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, यानी कि जो धातु के ऑक्साइड ना हो, अधातु के ऑक्साइड हो, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल ही बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो कार्बन एक अधातु होता है ना। अब CO2 क्या है, कार्बन का ऑक्साइड है, यानी कि एक अधातु का ऑक्साइड है। अब ये CaOH ट्वाइस के साथ अगर रिएक्ट करे, CaOH ट्वाइस क्या है, क्षारक है, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक लवण है ना, और H2O जो कि जल, ठीक है। और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं प्रकृति में अम्लीय होते हैं, याद रखना। धातु के ऑक्साइड क्षारीय ज़्यादातर, है ना, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर से बोल रहा हूँ, उभयधर्मी एम्फोथेट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं वो आप उदाहरण याद रखना, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक। अगला क्या है कि सभी अम्ल और क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं, कि क्या एक जैसा होता है सभी अम्ल और सभी क्षारक में। तो यार इसका सिंपल सा आंसर ये है कि सभी अम्ल पानी में घोले जाने के बाद H+ आयन देंगे और सभी क्षारक पानी में घोले जाने के बाद, है ना, OH नेगेटिव आयन देंगे, है ना। ये कॉमन होता है, ठीक है। मतलब सभी अम्लों में क्या खास बात है, क्या कॉमन है कि सभी अम्ल ये देंगे, और सभी क्षारकों में आपस में क्या कॉमन है कि सभी क्षारक ये देंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखो यार असलियत में होता क्या है, मतलब, है ना, कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का असलियत में क्या हो रहा है, अम्ल तथा क्षारक का हो क्या रहा है ना। असलियत में जैसे अम्ल की बात अगर हम करें, ठीक है, तो
ये क्या चीज़ है, HCl क्या है भाई, HCl क्या है, अम्ल है, अम्ल है क्षारक, अम्ल है। ठीक है, अब जब इसका जलीय विलयन बनाओगे मतलब पानी में इसको घोलोगे, किस में घोलोगे सर इसको, पानी में, तो होगा क्या, यहाँ पे H प्लस और Cl नेगेटिव पहले ब्रेक होगा, HCl किस में ब्रेक हो जाएगा, H प्लस और Cl नेगेटिव में। लेकिन भाई कर तो ऐसे रहो ना कि भाई ये पानी है ना, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या डाला था, HCl डाला था। अब यानी कि ये पानी था, इसमें अपने HCl डाला और ये H प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब पानी के अणु तो है ना इसके पास, ये जो पानी का अणु H2O है और H प्लस है, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, यानी कि H प्लस और H2O आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, H3O पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव बनेगा, है ना। तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा, हो सकता है बीच वाली चीज़ नज़र भी ना आए, फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा HCl आपने पानी में डाला, ये मिल गया, और Cl नेगेटिव अलग से, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना दे रहे हैं, ये बना दे रहे हैं, Cl नेगेटिव तो है ना भाई, तो वो तो रहेगा। ठीक है, तो HCl प्लस H2O क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरह से अगर क्षार को पानी में घोलोगे, जैसे अम्ल को आप घोल रहे थे तो H प्लस आयन दे रहा था, H प्लस आयन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था और H3O पॉजिटिव बना रहा था। ऐसे ही अगर क्षार की बात करेंगे तो ये OH नेगेटिव आयन देगा, NaOH प्लस में H2O, तो Na प्लस OH नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से ये देखो क्षारक है ना, ये रिएक्ट कर रहा है, OH नेगेटिव आयन बन रहा है, यहाँ से भी आप देखोगे ना OH नेगेटिव आयन बन रहा है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, तो आपको समझ में आ गया होगा, सभी अम्ल H प्लस आयन देते हैं और सभी क्षारक OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई प्रबलता का क्या मतलब है, अम्ल या क्षारक की प्रबलता का मतलब क्या है। अम्ल की प्रबलता मतलब कितना ज़्यादा अम्लीय है, क्षारक की प्रबलता मतलब कितना ज़्यादा क्षारीय है ना। तो यहाँ से अगर मैं अम्ल की बात करूँ तो अम्ल की प्रबलता ज़्यादा होगी अगर H प्लस आयन ज़्यादा होंगे, जितना H प्लस आयन ज़्यादा होगा रिलीज उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं क्षारक की बात करूँ तो जितना OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा उतना स्ट्रॉन्ग क्षारक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको याद रखना है, जैसे जैसे H प्लस की सांद्रता बढ़ती है ना, विद रिस्पेक्ट OH नेगेटिव आयन के, ठीक है, जैसे जैसे H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है विलयन अधिक अम्लीय होता जाता है, और जैसे जैसे OH नेगेटिव की सांद्रता बढ़ती है विलयन अधिक क्षारीय होता जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि किसी में सिर्फ H प्लस है तो OH नेगेटिव नहीं हो सकता, डिपेंड, मतलब कैरेक्टर कौन सा होगा ये देखने के लिए हम देखेंगे ज़्यादा कौन सा है ना। जैसे मान लो अगर दोनों है, H प्लस भी है OH नेगेटिव भी है किसी चीज़ में, तो हम देखेंगे ज़्यादा क्या है भाई। अगर H प्लस आयन ज़्यादा है OH नेगेटिव आयन से तो वहाँ पे अम्लीय प्रकृति हो जाएगी उस विलयन की। अगर H प्लस आयन कम है OH नेगेटिव आयन से तो वहाँ पे क्षारीय प्रकृति हो जाएगी, जो भी वो सॉल्यूशन है या जो भी चीज़ है ना। और H प्लस आयन जितने हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन है, तो विलयन न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्टली जो परफेक्ट न्यूट्रल चीज़ होती है उसका pH 7 होता है। अभी आप pH के बारे में पढ़ोगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो अब pH स्केल की बात कर लेते हैं। ठीक है, pH स्केल है क्या भाई, ये एक मापने के लिए बनाया गया है, ये एक स्केल है जो किसी द्रव में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है ना। इस पे 0 से लेके 14 तक की नंबरिंग होती है, मतलब स्केलिंग होती है ना, 0 से लेके 14 तक। जितने ज़्यादा है ना, जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे यहाँ पर उसका pH उतना कम होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा मत सुना ज़्यादा H प्लस तो ज़्यादा pH नहीं, जितने कंसनट्रेशन ज़्यादा H प्लस आयन की उतना pH कम होगा। ठीक है, ये जो pH है इसमें जो स्मॉल p आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है, मतलब ये एक जर्मन वर्ड पोटेंस से बना हुआ है। ठीक है, ये मेनली यूज़ किया जाता है पावर या शक्ति के लिए, है ना। किसके लिए यूज़ किया जाता है, पावर या शक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो pH स्केल है यहाँ पे 0 से लेके 14 तक नंबरिंग होगी, है ना। यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से करते करते ये है ना 14 तक जाएगा। अब होगा क्या, फिर से समझ लो कि अगर किसी का pH बढ़ रहा है, pH बढ़ रहा है तो मतलब वहाँ पे H प्लस के मुकाबले OH माइनस आयन ज़्यादा होते जा रहे हैं, है ना। OH नेगेटिव आयन्स की प्रकृति मतलब कंसंट्रेशन, प्रकृति नहीं, ज़्यादा होती जा रही है। और अगर घट रहा है तो मतलब कि H प्लस की वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, OH माइनस की घट रही है। ठीक है, क्लियर होगी बात, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, और अगर न्यूट्रल है तो उसका pH क्या होता है, 7 होता है, एग्जैक्टली 7। ठीक, चलो आगे बात करते हैं।
है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, सीबीएसई 2016 में पूछा गया सवाल, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि भाई 3 अम्लीय विलयन है ए, बी और सी, इनका पीएच जो है वो 0, 3 और 5 है ना। तो कहने का मतलब है 3 विलयन है ए, बी और सी, है ना। अगर मैं पीएच की बात करूं, है ना, तो इसका कितना है 0, 3 और 5, ए का 0 है, इसका 3 है और इसका 5 है। कुछ ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में। आगे कह रहे हैं किस विलयन में H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक है। मैंने कहा जिसका पीएच सबसे कम उसमें H+ की सांद्रता सबसे अधिक, है ना। तो ए में H+ की सांद्रता सबसे अधिक होनी चाहिए, ए में H+ की सांद्रता सबसे अधिक होनी चाहिए। अगला कह रहा है किस विलयन में H+ आयन की सांद्रता सबसे कम है। अब भाई जिसका पीएच जितना ज़्यादा उसमें H+ उतना कम, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे सी के अंदर H+ सबसे कम मिलेगा इन तीनों के मुकाबले, है ना, अगर मैं इन तीनों कंपेयर करूँ तो। अगला कह रहा है सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल को किस प्रकार तनुकृत किया जा सकता है। अब ये तो हमने पहले भी सीखा था, ठीक है ना, कि कैसे तनुकृत किया जाएगा। आपको क्या करना है कि भाई एक बीकर लेना है, बीकर में आपको लेना है पानी, बीकर के अंदर पहले से क्या होना चाहिए, पानी, और इसमें थोड़ा थोड़ा एसिड, वो भी इसकी तली से जो सट के जाए, है ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा, है ना, गिराना है, जो एकदम से पानी में ना गिरे, है ना, तली से रिश्ता हुआ जाए, और फिर इसको घुमाते भी रहना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब एसिड पानी के साथ रिएक्ट करेगा, खास करके कंसनट्रेटेड है, सांद्र है, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। एकदम से डाल दोगे बहुत सारा तो एकदम से धमाका हो जाएगा, जल भी सकते हो, ठीक है। और अगर हमने पानी में एसिड डालने के बजाय उल्टा कर दिया, एसिड के अंदर पानी डाल दिया, तो और ज़्यादा तगड़ी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा एसिड उस पानी के रिएक्शन में ही लग जाएगा ठीक है। तो इसलिए सही तरीका क्या होता है कि पानी के अंदर एसिड डाला जाए, धीरे धीरे डाला जाए, और यहाँ से जब हम पानी के अंदर एसिड डाल रहे हैं या मिला रहे हैं तो वो, ठीक है, घुमाते रहें किसी चीज़ से, ठीक है। तो बीकर में पानी लेना है, इसमें थोड़ी मात्रा में, ठीक है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, कांच के स्टीरर की सहायता से, स्टीरर मतलब एक छड़ीनुमा होता है, उससे से घुमाते रहना, ठीक है, की मदद से इसको घुमाते रहें, हिलाते रहें। अगर बीकर गर्म हो जाए तो उसे पानी में डालकर ठंडा करें, है ना बात समझ में आ गई। इसी तरह से धीरे धीरे, ठीक है, उसको कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट करते रहना है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो भी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है कि भाई देखो, इसको पढ़ोगे तो समझ आएगा जो मैंने आपको समझाया, है ना। ए और बी पार्ट की बात कर रहा हूँ, पहले दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ। पहले पार्ट में पूछा था किसमें H+ आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो पीएच का मान जितना छोटा होगा H+ आयन उतना ज़्यादा होगा। तो ए में H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी क्योंकि ए का पीएच 0 है, और सी का पीएच इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, मतलब इसमें H+ की सांद्रता सबसे कम होगी। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, बी पार्ट, ठीक है, ये हो गया। अगला देखो यार, अगला है यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना, सार्वत्रिक सूचक। क्या होता है ये समझो, ठीक है। यहाँ पर इसको पीएच स्केल के साथ कंबाइन करके अलग अलग कलर स्कीम दे दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो सार्वत्रिक सूचक होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये एक पीएच सूचक ही है, मतलब पीएच का इस्तेमाल इसके अंदर करा जाता है। पीएच को कंबाइन करके कुछ और चीज़ें भी करी गई हैं, ठीक है। पीएच सूचक है जो कई यौगिकों के मिश्रण से बना होता है। किससे बना होता है ये? बहुत सारे यौगिकों के मिश्रण से बना होता है। यह पीएच मानों को एक विस्तृत श्रृंखला पर विभिन्न विभिन्न रंगों में कन्वर्ट करके दिखाता है कि भाई अगर ये इतना एसिडिक है तो ये कलर शो होगा, इतना बेसिक है तो ये कलर शो होगा। समझ में आ गई बात? इतना पीएच है तो ये कलर, इतना पीएच है तो ये कलर, सब पे देखो आप कलर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एसिड होगा उसका कलर ऐसा होगा, जो बहुत ज़्यादा हाईली बेसिक होगा उसका कलर देखो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। कलर जो अगर आप याद करना चाहो तो बहुत आसान है। आपने इंद्रधनुष के रंगों को याद करने के लिए याद किया था विबज्योर, VIBGYOR। इसको ऐसे लिखना है इस तरफ से, है ना, VIBGYOR, ऐसे उल्टा लिखना, ठीक है। V का मतलब वॉयलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक चीज़ का कलर रेड आया है, किसी का कलर वॉयलेट आया है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, तो ये हाईली एसिडिक होगा, वो हाईली बेसिक होगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई दो चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, एक का कलर येलो, एक का कलर ऑरेंज आया, मान लो A और B चीज़ें थी, A का कलर ऑरेंज आया इस इंडिकेटर पे और B का येलो आ गया, कौन ज़्यादा एसिडिक है? आप बोलोगे ऑरेंज ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू, ठीक है, मतलब जिसका कलर येलो आया। लेकिन उसके लिए आपको ये कलर स्कीम याद होनी चाहिए, है ना। मोटा मोटा ही आपसे पूछा जाएगा,
ऐसे नहीं है कि आपसे एकदम एग्जैक्ट पूछने जाएंगे कि यार अगर 3.5 हो तो एग्जैक्ट कलर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा नहीं पूछा था एग्जाम में। लेकिन ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई ये 2 कलर आ गए, बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो उसके लिए आप फिर से विबज्योर की स्पेलिंग आपको याद होगी, है ना। तो यहाँ से VIBGYOR, इसको उधर से लिखना पीछे की साइड, आपको पता लग जाएगा कि भाई जो ज़्यादा लेफ्ट में है वो ज़्यादा एसिडिक है, जो ज़्यादा राइट में है वो ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, कर लोगे इसको। ठीक है, ये रहने देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी। ठीक है, इसको आप ऐसे ही कर लो, है ना। VIBGYOR, इधर से इधर लिखना है विबज्योर। ठीक है, क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, चाहो तो इनका पीएच कम से कम याद रख लेना, कभी कभी काम आ जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला कह रहा है 2011 में सवाल पूछा है कि 5 विलियन है ABC और D, है ना। कितने विलियन है? 5। ठीक है, यहाँ पे ABCDE, ये 5 विलियन है सर, है ना। इनको सार्वत्रिक सार्वभौमिक संकेतक यानी सार्वत्रिक सूचक के साथ परीक्षण करने पर क्रमशः 4, 7, 1, 11, 9 pH दिखाया गया है। मतलब कि अगर मैं pH की बात करूं तो क्या होगा, 4, 7, है ना। A का pH कितना हुआ? 4, B का कितना हुआ? 7, C का कितना हुआ? 1, और D का pH कितना हुआ? 11, और E का pH कितना हुआ? 9। ये pH दिखाते हैं ये। ठीक है, कह रहा है कौन सा विलयन उदासीन है? कौन सा विलयन उदासीन है? भाई उदासीन होता है जिसका pH 7 हो। तो यहाँ पे 7 दिख रहा है क्या किसी का pH? क्या आपको किसी का pH 7 दिख रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ। B का pH 7 दिख रहा है, तो पक्की बात है B जो होगा ना ये उदासीन होगा भाई, ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय, ये उदासीन प्रकृति का होगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? विलयन B उदासीन है। ठीक है, पहला समझ में आ गया। ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है प्रबल क्षारीय कौन है? सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारीय, है ना। क्षारीय का मतलब क्या हो गया कि जिसका pH जितना ज़्यादा उतना वो क्षारीय होगा, 0 से लेकर 14 में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका pH दिख रहा है? 11 का। सबसे ज़्यादा ये क्या दिख रहा है? 11। तो ये क्या है भाई? ये प्रबल क्षारीय है। ये क्या है? ये प्रबल क्षारीय है। ठीक है, तो इसका मतलब डी, है ना। इसका क्या हो जाएगा? विलयन डी प्रबल क्षारीय है। तीसरे में क्या पूछा गया भाई? कह रहा है प्रबल अम्लीय कौन है? जिसका pH जितना कम हो उतना ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि ये देखो जो CH का pH 1 है, तो ये क्या है? ये प्रबल अम्लीय है। ये क्या है? प्रबल अम्लीय है भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? विलयन सी प्रबल अम्लीय है। ठीक है, अच्छा अगला क्या पूछा गया है? दुर्बल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय का मतलब होता है, ठीक है, अम्ल तो है लेकिन थोड़ा दुर्बल है। ठीक है, तो देखो ये अम्ल तो है, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, लेकिन ये क्या है? दुर्बल है। ठीक है, तो ये हो गया दुर्बल अम्लीय है। ठीक है, हालांकि ये जो होगा जो प्रबल क्षारीय, ये भी दुर्बल अम्लीय में ही आएगा। ठीक है ना, कंपेयर अगर हम करें तो, है ना। लेकिन अभी अपने पास वो है तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा जितना क्षार होगा वो उतना ही खराब अम्ल होगा, ऐसे भी कह सकते हो आप। विलयन ई दुर्बलीय क्षारीय है, तो अगला दुर्बल क्षारीय पूछा था। क्षार मतलब क्षार तो है लेकिन दुर्बल है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। चलो अगला है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी चीज़ें आप देखते हो अपने आसपास, इंक्लूडिंग योर बॉडी, है ना, आपका शरीर जो है, ये सब चीज़ें किसी खास पीएच में ही काम करती हैं, है ना। इवन निर्जीव चीज़ें भी, है ना, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो निर्जीव चीज़ें भी हैं, अगर आप उनका पीएच चेंज करोगे ना उनके स्ट्रक्चर में बदलाव होने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे दूध ही ले लो आप, है ना, दूध का पीएच ही कम होता जाता है तो वो फटने लगता है, खट्टा होकर फिर दही बन जाता है। ठीक है, दूध तो निर्जीव चीज़ है ना, ऐसे ही आपकी जो बॉडी है, ठीक है ना, वो भी एक खास पीएच में ही काम करेगी। हालांकि यहाँ पे हमें निर्जीवों की बात नहीं करनी, अपना जो टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो ज़्यादातर हम देखेंगे सजीवों के लिए क्या महत्व है पीएच का, बट मैं बोल रहा हूँ पीएच का फर्क सब चीज़ों में पड़ता है। हर एक चीज़ एक स्पेसिफिक पीएच में ही अपने असली रूप में रह पाती है। पीएच उसका बहुत ज़्यादा चेंज कर दोगे वो अपने रूप में रहेगी नहीं, वो कुछ और ही धीरे धीरे बनने लगेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर हम जीवित चीज़ों की बात करें अभी, तो पौधे और जंतु दोनों एक ही, है ना, दोनों एक खास पीएच में जीवित रह सकते हैं। अब एक खास का मतलब ये नहीं कि दोनों के लिए सेम पीएच रेंज है, मतलब
जंतु अपने पीएच के हिसाब से और जो पौधे हैं वो अपने पीएच के हिसाब से जिंदा रह सकते हैं। जैसे अगर मैं मानव शरीर की बात करूं तो मानव का जो शरीर होता है वो इस पीएच के बीच में अच्छे से वर्क करता है, 7.0 से 7.8 के बीच में। ठीक है, अब जैसे अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं पाचन तंत्र में। ठीक है, अब एक एक चीज़ की बात करते हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं पाचन तंत्र में पीएच की क्या भूमिका है। ठीक है, तो यार ये आपने पढ़ा भी होगा, या फिर अगर है ना क्लास 9 आपने अच्छे से पढ़ी हो तो थोड़ा बहुत था, लेकिन क्लास 10 में और अच्छे से भी पढ़ोगे, है ना, कि यार हमारे जो पेट है ना उसमें HCl बनता है, एसिड, जो खाने को पचाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिसकी वजह से खाना पच पाता है। ठीक है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। ये एसिड भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, और पाचन एंजाइमों जैसे कि पेप्सिन हो गए जो प्रोटीन वगैरह को ब्रेक डाउन करता है ना, इनको सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। और अभी देखा होगा आपने, कभी बिना टाइम खाने लग जाए, बार बार खाने लग जाओ, है ना, तो ज़्यादा अगर एसिड रिलीज हो गया तो आपको एसिडिटी हो जाती है, खट्टी खट्टी डकार आती है। क्यों? क्योंकि पेट में एसिड ज़्यादा बन गया। तो मतलब एसिड हमारे पेट में ही बन रहा है, तो मतलब हमारे पाचन तंत्र में भी एसिड की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, अपच की स्थिति में क्या होता है, अम्ल ज़्यादा बन जाता है और हमें जलन का अनुभव होता है, जिससे हम राहत पाने के लिए क्या लेते हैं, हम एंटासिड लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो भी हम चीज़ खाते हैं उसके अंदर होता है। ठीक है, जैसे आपने इनो वगैरह पिया होगा, है ना, तो वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि अम्ल और क्षार एसिड को न्यूट्रलाइज मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्षारीय चीज़ें लेते हैं। जो अलग अलग एंजाइम है, कुछ एंजाइम आपको बेसिक मीडियम में अच्छे से वर्क करते हुए नजर आएंगे, कुछ एसिडिक। ठीक है, तो मतलब पीएच की बहुत अच्छी खासी भूमिका है। ठीक है ना, हमारे पाचन तंत्र में भी। ठीक है, दांतों के क्षय की बात करूं तो अगर एसिडिटी मुंह में ज़्यादा हो जाए और पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का जो इनेमल है वो सड़ने लगता है, गलने लगता है मतलब। ठीक है, तो ये जो दांतों का हमारा इनेमल होता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से मेनली बना होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। कृषि के अंदर भी अगर आप देखोगे तो भाई पीएच का बहुत महत्व होता है, इसको आप पढ़ लेना। ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो इस रेंज की पीएच में अच्छे से पनप पाते हैं। ठीक है, अगर इससे अधिक कुछ हुआ या कम हुआ तो फिर उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ऐसी अम्लीय वर्षा आपने सुनी होगी, एसिडिक रेन, यानी कि जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उस रेन को हम एसिडिक रेन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, हमारे वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड है ना हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। ठीक है, ये सब मौजूद रहते हैं। जब बारिश होती है पानी गिरता है तो पानी इनके साथ रिएक्शन करता है और एसिड का निर्माण कर देता है, इसीलिए जो वर्षा का पानी है वो एसिडिक हो जाता है। और यही एसिडिक वाटर है ना, जब आपकी बॉडी पे गिरेगा या जो बिल्डिंग्स हैं उन पे गिरेगा तो फिर उनके स्ट्रक्चर को ख़राब करेगा, आपकी बॉडी पे गिरेगा तो रिएक्शन करेगा आपके प्रोटीन वगैरह से, तो वहाँ से आपकी बॉडी पे है ना छाले वगैरह हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं। इसीलिए कभी आपने सुना भी होगा कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पॉल्यूटेंट क्रिएटेड है ना, मतलब हवा के अंदर बहुत सारी ये सारी गैसेस हैं जब पहली बार बारिश हो रही है ना, तो क्या हो रहा है कि वो बारिश का पानी उनके साथ रिएक्ट कर रहा है और एसिड बना दे रहा है। अगर आप पहली बारिश में नहाओगे, क्योंकि अब तक बारिश हुई नहीं थी तो सारा का सारा गैस इन्वायरमेंट में था, तो मतलब बहुत सारा एसिड गिर रहा है, तो फिर आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है ना। जब पहली बारिश हो जाती है तो बहुत सारा धुल जाता है, घुल जाता है, तो जो दूसरी बारिश होती है उसमें उतना एसिड नहीं होता, इसलिए आप दूसरी बारिश में नहा सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीएच का महत्व वगैरह। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि पशुओं और पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा, मतलब मेनली वो एसिड अपनी बॉडी में बनाते हैं और उससे अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ये पौधा के बारे में पढ़ा होगा, देखा भले ना हो लेकिन आपने पढ़ा तो होगा, जब से आप क्लास 10 में आओगे सामने ये पेज एनसीईआरटी का कई बार आया होगा। ठीक है, ये क्या करता है सर, ये है निटल का पौधा, है ना, ये एक शाकीय पौधा है, मतलब बहुत बड़ा ऐसा पेड़ नहीं होता कोई, ठीक है, शाकीय पौधा है। अब इसके पौधों में ना डंकनुमा बाल होते हैं, जो और गलती से किसी को छू जाए तो इनके बालों में क्या है ना, मैथेनोइक एसिड होता है, मैथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, और जैसे ही ये आपसे टच हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको जलन इरिटेशन महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि ये एसिड इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी भी होंगी ना, जैसे मधुमक्खी है ना, वो आपको डंक मार देती है, तो आपको इतना दर्द क्यों होता है, क्योंकि इसके डंक में एसिड होता है ना। तो मतलब पौधे हो गए या जानवर हो गए, है ना, अपनी आत्मरक्षा के लिए भी एसिड का इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो अब लवण के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है हमें। ठीक है, अब लवण क्या होता है ये वाला तो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है,
लवण क्या होता है? लवण वह यौगिक जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन, ये सब चीज़ें हम सीख चुके थे, है ना। कम से कम H+ के अलावा एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए, OH नेगेटिव के अलावा एक ऋण आयन होना चाहिए, ये सब हम सीख चुके थे, मैं दोबारा नहीं जा रहा। मेनली अभी अपने को यहाँ पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, कि जो सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, उनका pH क्या होता है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल ही होते होंगे क्योंकि अम्ल और क्षार की रिएक्शन कारण बनता है, ऐसा नहीं होता है ना। भले ही देखो अम्ल और क्षार अगर मिल रहे हैं आपस में, सॉरी, है ना, तो वहाँ से, है ना, भी लवण बनता है, अम्ल और धातु से भी लवण बनता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अम्ल और क्षार जो आपस में रिएक्शन किए, है ना, अम्ल और क्षार अगर आपस में रिएक्शन किए तो अम्ल कितना तगड़ा था और क्षार कितना तगड़ा था, ठीक है। अगर वो बराबर बराबर पावर वाले हैं तभी वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। जैसे कि उदासीन लवण भी बन सकता है, ठीक है, अम्लीय लवण भी बन सकता है और क्षारीय लवण भी बन सकता है। जो सॉल्ट है वो कैसा भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि देखो अगर उदासीन लवण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, अगर प्रबल अम्ल है यानी तगड़ा अम्ल ले रहे हो और प्रबल क्षारक के साथ यानी तगड़े क्षारक के साथ कर रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, कि दोनों ही प्रबल हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो जो वहाँ पर लवण बनेगा वो उदासीन लवण होगा, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा एक को याद रखना, ऐसे भी कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अम्ल और धातु की जगह अम्ल और क्षार जब मिलके ये अभिक्रिया करेंगे तो ये जो बन रहा है ये लवण होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, अम्ल और क्षार, ठीक। उदासीन लवण क्या होते हैं, मैंने भी आपको बताया कि जो प्रबल अम्ल है प्रबल क्षारक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जो लवण बन रहा है वो उदासीन लवण होगा। जैसे HCl एक प्रबल अम्ल है ना, NaH इसका क्रिएट करेगा तो HCl + NaH क्या बनेगा, NaCl और H2O, तो मतलब यहाँ से बनेगा NaCl। अब क्योंकि NaCl एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के साथ रिएक्शन करने से बना है तो ये एक उदासीन लवण होगा। आप कहोगे प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है खैर पहले लेक्चर में, लेकिन फिर से कुछ चीज़ों को याद कर लेना कि कौन प्रबल अम्ल है कौन प्रबल क्षारक है, ठीक है। ऐसे ही KNO3 ये क्या उदासीन लवण है, क्यों, क्योंकि देखो ये प्रबल अम्ल होता है ये प्रबल क्षारक होता है, इन दोनों को रिएक्शन कराओगे तो आपको KNO3 मिलेगा। KCl की बात करें तो उदासीन लवण होता है क्योंकि HCl और KOH के कारण बनता है KCl, ठीक है। प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल क्षारक क्या है, कम से कम 4-5 उदाहरण इसके, 4-5 उदाहरण उसके, और उदासीन लवण के 4-5 उदाहरण याद कर लेना। ऐसे ही अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक हो, देखो जीतेगा कौन, ये वाला प्रबल था वो बेचारा दुर्बल है, तो मतलब इन दोनों से रिएक्शन करके जो सॉल्ट बनेगा उसमें इफेक्ट किसका बचेगा, प्रबल अम्ल का बचेगा। इसीलिए अम्ल क्योंकि प्रबल है तो मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो अम्लीय हो जाएगा, है ना। इनके उदाहरण याद कर लेना यार, ठीक है, इनके उदाहरण याद कर लेना कि ये अम्लीय लवण है। इस तरह से क्षारीय लवण कब बनेंगे, जब क्षारक प्रबल हो लेकिन अम्ल दुर्बल पड़ जाए, है ना, ये दुर्बल अम्ल है वो प्रबल क्षारक हैं, ये रिएक्शन करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा लवण बनेगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर लेना आप आराम से, आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बस मैं बोल रहा हूँ कि ये पूछा जाता है कि क्षारीय लवण के उदाहरण दे दो या फिर 2-3 लवण दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है पहचानो, तो ये आपको आना चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम साधारण नमक से अलग अलग केमिकल जो है, अलग अलग रसायन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अभी के लिए इतना है, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा, तो आप एक काम करना PDF डाउनलोड करना, अपने खुद के भी नोट्स बना लेना, लेकिन नोट्स बनाने से पहले, लेक्चर देखने के बाद और नोट्स बनाने से पहले एक काम करना, पहले PDF को पूरा अच्छे से रीड कर लेना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू।